वेलकम टू निपुण क्लासेज। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल निपुण क्लासेज में। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं पर्यावरण से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को। इसका पार्ट 1 आप लोगों को पिछले वीडियो में हमने प्रोवाइड करवाया था और आज इस वीडियो में पार्ट 2 होने वाला है। और लगभग प्रश्न की संख्या की बात करें दोस्तों तो 60 के आसपास आपको इसमें टोटल प्रश्न मिलेंगे। और इसका जो PDF है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने दे दिया है। दोस्तों ये जो पर्यावरण का क्वेश्चन लिया गया है वो NCERT क्लास 10th से लिया गया है और ये जो क्वेश्चन है वो आपको सबसे लास्ट चैप्टर मिल जाएगा साइंस का, जब आप बुक निकालिएगा NCERT का उसमें। तो बुक का भी PDF और ये जो अभी आप लोगों को बताएंगे उसका भी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है, वहाँ से जाके आप लोग इसे डाउनलोड कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है कि सर्प यानी कि सांप जब मेढक को खाता है तो वह कहलाता है, तृतीयक उपभोक्ता कहलाते हैं। कल के वीडियो में दोस्तों हमने बताया था जैव और अजैव अवयव के बारे में। जैव और अजैव अवयव के बारे में हमने कल के वीडियो में बात किया था। जैव अवयव को दोस्तों 3 भागों में बांटा गया था, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। 3 भागों में हमने डिवाइड किया था इसको। और उपभोक्ता को फिर 3 भाग में बांटा गया था। एक था प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता। ठीक है, प्राथमिक उपभोक्ता में कौन आएंगे? जो शाकाहारी है वो आएंगे। द्वितीयक उपभोक्ता में जो शाकाहारी को खाते हैं, यानी कि जो जीव इसके अंतर्गत आते हैं प्राथमिक के अंतर्गत, और उसका जो भक्षण करेंगे वो आएंगे द्वितीयक में। और द्वितीयक को जो खाएंगे वो आएंगे तृतीयक में। और तृतीयक में आते हैं दोस्तों उच्च श्रेणी के जो मांसाहार जीव है, जैसे शेर हो गया, बाघ हो गया, वो सभी। तो सर्प जब मेढक को खाता है तो वो तृतीयक उपभोक्ता कहलाता है। दोस्तों मेढक जो आता है वो द्वितीय श्रेणी में आता है, द्वितीयक श्रेणी में आता है मेढक। और सांप भी आता है द्वितीयक में। लेकिन सांप जब प्राकृतिक में जो भी चीज़ आते हैं उसको खाता है तब तो द्वितीयक होगा। लेकिन सांप द्वितीयक में होते हुए अगर मेढक को खा रहा है तब वो तृतीयक उपभोक्ता बन जाएगा। ठीक है, तृतीयक उपभोक्ता को उच्चतम श्रेणी का उपभोक्ता कहा जाता है। इसमें आपको शेर, बाघ, चीता, ये सभी जानवर आपको मिलेंगे तृतीयक उपभोक्ता के अंतर्गत। मांसाहारी जंतु भिन्न भिन्न स्थितियों में द्वितीयक या तृतीयक उपभोक्ता की श्रेणी में आता है। द्वितीयक उपभोक्ता की श्रेणी में कब आएगा? जब वो प्राथमिक उपभोक्ता का भक्षण करेगा। और तृतीयक में कब आएगा? जब वो द्वितीयक जो उपभोक्ता है दोस्तों उसका भक्षण करेगा, तब वो आएगा तृतीयक के अंतर्गत। सांप खरगोश को खाता है तब वह द्वितीयक उपभोक्ता कहलाएगा। क्यों कहलाएगा? क्योंकि खरगोश होते हैं दोस्तों प्राथमिक में और सांप होते हैं द्वितीयक में। तो द्वितीयक से प्राथमिक में जा रहा है तो ये द्वितीयक उपभोक्ता कहलाएगा सांप, जब वो खरगोश को खाएगा तब। और वही सांप जब मेढक को खाएगा तब तृतीयक उपभोक्ता कहलाएगा। मृत जीवों का अपघटन जीवाणु और कवक के द्वारा होता है। अपघटन को इंग्लिश में डिकम्पोज बोलते हैं। जब कोई भी जीव सड़ गल जाते हैं दोस्तों, मरने के बाद जब सड़ गल जाते हैं तो उसको सड़ा गला कर डाइजेस्ट करने का काम कौन करता है? ये जीवाणु और कवक करते हैं। जीवाणु और कवक इन दोनों को हम अपघटनकर्ता यानी कि डिकम्पोजर कहते हैं। अपघटनकर्ता मृत जीवों के शरीर से कार्बनिक पदार्थ को अकार्बनिक तत्वों में बदल देते हैं। जीवाणु और कवक जैसे सूक्ष्मजीव को साइप्रोटोफ कहा जाता है। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है और ये पूछा जा चुका है कि जीवाणु और कवक जैसे सूक्ष्मजीव को क्या कहा जाता है, तो सैप्रोटोफ। या फिर आपको वैसे भी पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सैप्रोटोफ के अंतर्गत आते हैं, तो जीवाणु और कवक आते हैं। एक पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का पथ एक पथीय होता है। कल बताए थे दोस्तों कि एक पथीय होता है, एक डायरेक्शन में होता है। उत्पादक को प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं। उत्पादक के अंतर्गत जो भी आएगा वो प्राथमिक उपभोक्ता कहलाएगा, यानी कि प्राथमिक उपभोक्ता उसको खाएंगे, उत्पादक में जो भी चीज़ आएंगे उसको। और प्राथमिक उपभोक्ता में कौन आएंगे दोस्तों? तो शाकाहारी जीव आएंगे, शाकाहारी जीव आएंगे। और इन शाकाहारी जीव में एक फेमस जीव एग्जाम में पूछा जाता है ग्रास हॉपर के बारे में। ग्रास हॉपर
कि कौन सा उपभोक्ता है, प्राथमिक है कि द्वितीयक है कि तृतीयक है। तो याद रखिएगा कि ये ग्रास हॉपर जो होते हैं दोस्त, वो होते हैं प्राथमिक उपभोक्ता। शाकाहारी जंतु को द्वितीयक उपभोक्ता खाते हैं, यानी कि मांसाहारी जंतु। लेकिन ये जो मांसाहारी जंतु है वो निम्न श्रेणी के जंतु है। भोजन के रूप में ऊर्जा का प्रवाह एक जीव से दूसरे जीव में सदा एक पथ में होता है। ये भी क्वेश्चन आपको PYQ में पूछा गया और ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है यहाँ पे। और यही आहार श्रृंखला का निर्माण करता है। एक घास स्थली पारिस्थितिक तंत्र में दोस्तों, ये जो पारिस्थितिक तंत्र होते हैं जिसमें इस यहाँ पर जो जिक्र किया गया है घास स्थल का, तो उसमें क्या सब होते हैं, तो घास होते हैं। घास को कौन खाते हैं, ग्रास हॉपर खाते हैं। ग्रास हॉपर को कौन खाएंगे, तो मेढक खाएंगे। मेढक को कौन खाएंगे, तो सांप। सांप को खाता है गिद्ध। तो ये एक प्रकार का सीरीज बना रहा है, क्रम बना रहा है, जिसको हम आहार श्रृंखला के नाम से जानते हैं। अगर इनमें से किसी का भी क्रम अगर गड़बड़ा जाए, मान लेते हैं दोस्तों कि ग्रास हॉपर नहीं बचे इस धरती पर, तो मेढक क्या खाएगा। फिर मेढक अगर मरने लगे तो फिर सांप के लिए दिक्कत हो जाएगी। सांप अगर लुप्त होने लगे, मरने लगे, तो गिद्ध के लिए दिक्कत आ जाएगी। यानी कि पूरा सिस्टम ही गड़बड़ा जाएगा, बिगड़ जाएगा। एक जलीय पारिस्थितिक तंत्र में, यानी कि जल में शैवाल होते हैं। शैवाल जो अगर आपसे पूछे कि कौन सा उपभोक्ता में आएगा, तो ये हो जाएगा दोस्तों प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत आएगा शैवाल। इसके बाद छोटे जंतु, छोटी मछली, फिर छोटी मछली के बाद बड़ी मछली, फिर मछली खाने वाले पक्षी या अन्य जंतु एक आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। कहने का ये मतलब है कि शैवाल को खाएगा छोटा जीव, छोटा जीव को खाएगा छोटी मछली को खाएगा बड़ी मछली को फिर मछली खाने वाले पक्षी खाएंगे और या फिर अन्य जंतु इसको खाएंगे। तो ये भी क्रम पूछ देता है कि निम्न में से कौन क्रम सही है। तो जो पीछे के क्वेश्चन में देखिए दोस्तों, ये क्रम से था। घास स्थली पारिस्थितिक तंत्र में जो भी आते हैं वो, और यहाँ पर भी जल पारिस्थितिक तंत्र में जो आते हैं वो एक क्रम में है। तो क्रम आप लोग याद रखिएगा। आहार श्रृंखला का प्रारंभ सदा उत्पादक से होता है। आहार श्रृंखला हमेशा सीधी न चलकर एक दूसरे के आरे तिरछे जुड़कर एक जाल बनाती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि आहार श्रृंखला में हर स्तर पर भोजन का स्थानांतरण होता है। आहार श्रृंखला के इन्हीं स्तरों को पोषी स्तर कहा जाता है। पोषी स्तर दोस्तों 4 प्रकार के होते हैं। पोषी स्तर 4 प्रकार के, प्रथम, द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थ पोषी स्तर होते हैं। और इसमें होते क्या हैं जरा देख लेते हैं इसको भी। तो प्रथम पोषी स्तर पर उत्पादक यानी हरे पेड़ पौधे आते हैं, यानी कि हरे पौधे जो भी है प्रथम पोषी स्तर में है। द्वितीयक पोषी स्तर पर शाकाहारी जंतु आते हैं, यानी प्राथमिक उपभोक्ता, क्योंकि प्राथमिक उपभोक्ता के बारे में पढ़े हैं कि सभी शाकाहारी जंतु इसके अंतर्गत आते हैं। तृतीयक पोषी स्तर की बात करें तो उसमें मांसाहारी जंतु आते हैं, जो निम्न श्रेणी के मांसाहारी जंतु है वो आते हैं। चतुर्थ पोषी स्तर उच्च श्रेणी वाले मांसाहारी जंतु आते हैं, जैसे शेर हो गया, बाघ हो गया, वे सभी। जीव मंडल में ऊर्जा का मूल स्रोत सौर ऊर्जा है। जितने सारे जीव है उसके अंदर ऊर्जा का एकमात्र स्रोत इस धरातल पर कौन है दोस्तों, सौर ऊर्जा है, यानी कि सूर्य है। आहार श्रृंखला के ये क्वेश्चन भी है और कई बार एग्जाम में आ चुका है आपके एग्जाम में। आहार श्रृंखला के प्रत्येक पोषी स्तर पर कुल ऊर्जा का कितना प्रतिशत, तो 10% का ही स्थानांतरण अगले पोषी स्तर को हो पाता है। कहने का ये मतलब है दोस्तों कि 100 kg घास है, अगर इस घास को कोई खा रहा है, मान लेते कि गाय खा रही है इस घास को, तो कितना प्रतिशत ऊर्जा इसको आएगा, तो 1000 का 10%, 1000 का 10% ही आएगा, यानी कि 100 किलो कैलोरी ऊर्जा गाय को मिलेगी। तो ये 10% आप लोग याद रखिएगा। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल देके हम बताए हैं कि घास में अगर 10,000 किलो कैलोरी ऊर्जा संचित है, तो मात्र 1000 किलो कैलोरी ऊर्जा ही ग्रास हॉपर जो कि घास खाती है उसको मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है अधिकतम ऊर्जा उत्पादक स्तर पर संचित होता है। कहने का मतलब है कि जो अधिकतम ऊर्जा होता है दोस्तों उत्पादक स्तर पर संचित होता है, तथा इस ऊर्जा में हर पोषी स्तर पर कमी आ जाती है। जैसे कि घास है, उत्पादक स्तर पर घास होते हैं, घास को अगर खा रहा है कौन, तो ग्रास हॉपर, और ग्रास हॉपर को कौन खा रहा है, तो मेढक खा रहा है, मेढक को खा रहा है सांप, सांप को खा रहा है गिद्ध या बाज। ठीक है, तो इससे जो ऊर्जा मिलेगी इसको, तो ग्रास हॉपर से सीधे कम ऊर्जा मिलेगा मेढक को, इससे भी कम ऊर्जा मिलेगा सांप को, और सबसे कम ऊर्जा मिलेगा गिद्ध को। तो हर पोषी स्तर पर इसमें कमी देखने को मिलती है। आहार श्रृंखला में शीर्षस्थ जीव कहा जाता है मनुष्य को।
जब जैव अनिम्नीकरण, देखिए दोस्तों, एक होता है निम्नीकरण पदार्थ, एक होता है अनिम्नीकरण पदार्थ। अ लग गया इसका मतलब नहीं होता है हिंदी में। तो निम्नीकरण पदार्थ में वो पदार्थ आएंगे जो मिट्टी में डिकम्पोज हो जाए बैक्टीरिया और कवक के द्वारा। जैसे फल का छिलका हो गया या फिर सब्जी का जो छिलका होता है, इसे आप छोड़ देते हैं कहीं पर मिट्टी में, तो कुछ समय के बाद वो डिकम्पोज हो जाता है, अपघटित हो जाता है। तो ये हो जाएंगे निम्नीकरण पदार्थ। और जो अनिम्नीकरण पदार्थ होते हैं, जैसे कि प्लास्टिक हो गया, एल्युमिनियम का फॉयल हो गया, तो ये सब अनिम्नीकरण पदार्थ है। सैकड़ों साल तक वो मिट्टी के अंदर वैसे के वैसे ही रह जाते हैं। क्वेश्चन है कि जब जैव अनिम्नीकरण पदार्थों की मात्रा पहले पोषी स्तर से अगले पोषी स्तर में क्रमशः बढ़ती जाती है, तो इस क्रिया को हम जैव आवर्धन कहते हैं। प्रतिदिन अपने कार्यकलाप से उत्पन्न अनावश्यक पदार्थों को हम क्या कहते हैं? अपशिष्ट कहते हैं, वेस्ट मटेरियल। जैव निम्नीकरण अपशिष्ट ऐसे अवांछित पदार्थ हैं जिन्हें जैविक अपघटन के द्वारा पुनः उपयोग किया जा सके, तो उसे हम बोलेंगे जैव निम्नीकरण। जैसे कि कागज़ हो गया दोस्तों, उसको हम रिसाइकल करके पुनः यूज कर सकते हैं। इसके अलावा मोम जो हो गया, मोमबत्ती हो गया, ये पुनः रिसाइकल हो सकता है, यानी कि दोबारा उपयोग में आ सकता है। तो वैसे पदार्थ क्या कहलाएंगे? जैव निम्नीकरण पदार्थ कहलाएंगे। प्रदूषण के ऐसे कारक जिसका अपघटन नहीं हो सकता, यानी कि मिट्टी में वो डिकम्पोज नहीं होगा, उसे हम जैव निम्नीकरण अपशिष्ट कहेंगे। और जैव अनिम्नीकरण अपशिष्ट में क्या सब आते हैं? कीटनाशक आते हैं, सीसा आते हैं, सीसा को मिट्टी में छोड़िएगा ज्यों का त्यों बना रहेगा हजारों साल तक। आर्सेनिक आएगा, प्लास्टिक होता है, और एल्युमिनियम, ये सभी जैव अनिम्नीकरण के उदाहरण है। क्वेश्चन इससे कई बार पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन जैव निम्नीकरण के उदाहरण है, कौन जैव अनिम्नीकरण के उदाहरण है। तो आप लोग एग्जाम्पल याद रखिएगा। ऑक्सीजन के 3 परमाणु ओजोन से बनता है। दोस्तों, हमने आपको परमाणु गिनना सिखाया था साइंस वाला वीडियो में। जैसे हमने लिखा H2SO4, तो यहाँ पर हाइड्रोजन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन के कितने परमाणु? 2, और सल्फर के साथ कुछ भी नहीं नज़र आ रहा है तो 1, और ऑक्सीजन के कितने परमाणु है यहाँ पे? तो 4। तो ये परमाणु काउंट करना हम बताए थे। तो ऑक्सीजन के 3 परमाणु से ओजोन बनता है, और ओजोन का सूत्र क्या होता है? तो O3 होता है दोस्तों ओजोन का सूत्र। वायुमंडल में ओजोन का स्तर 15 किलोमीटर से 50 किलोमीटर के बीच देखने को हमें मिलता है, लेकिन अलग अलग बुक में ये डेटा अलग अलग आपको मिलेगा। ओजोन सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों को रोकती है। जो सूर्य से हानिकारक पराबैंगनी किरणें निकलती है, तो उसको रोकने का काम करता है दोस्तों ओजोन। ओजोन जो ये रोकता है, ये जो अल्ट्रावायलेट किरणें होती है, उससे त्वचा का कैंसर होने का खतरा होता है। लेकिन आजकल हम लोग क्या करते हैं? तो AC, रेफ्रिजरेटर, इस सभी का यूज करते हैं, जिससे गैस निकलती है जिसका नाम है CFC। इसका फुल फॉर्म होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिससे ओजोन परत को काफ़ी नुकसान पहुंच रहा है दोस्तों। तो AC, रेफ्रिजरेटर, शीतलक, जेट इंजन, अग्निशामक से CFC गैस देखने को मिलती है, ये गैस निकलती है। अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन के स्तर में इतनी कमी आई है कि इसे ओजोन छिद्र की संज्ञा दी गई है। प्रतिवर्ष ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। ओजोन दिवस। ओजोन परत की जो मोटाई होती है दोस्तों, उसको डॉप्सन में मापते हैं, ठीक है। एरोसोल में प्रयुक्त CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसे रसायनों से ओजोन स्तरों का अवक्षय यानी कि नुकसान होता है। चरना, जो चराई होता है दोस्तों पशुओं का, वो एक निषेधात्मक प्रदूषण का उदाहरण है। अगर बात करें मैब, तो मैब का जो फुल फॉर्म होता है मैन एंड बायोस्फीयर, आपके बुक में लिखा था तो हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया। ऊर्जा के अम्ल वर्षा का मुख्य कारण SO2 और NO2 है। अम्ल वर्षा का मुख्य कारण SO2 और NO2 है। मोटर कार से उत्पन्न प्रदूषक जो मानसिक रोग उत्पन्न करता है दोस्तों, मोटर कार से जो धुआं निकलता है ना, तो उसमें लेड की मात्रा होती है, सीसा की, और सीसा का जो संकेत पूछे तो PB होता है, ठीक है। PB यानी कि सीसा, तो उससे मानसिक रोग उत्पन्न होता है। वर्गीकरण की इकाई क्या कहलाती है? स्पीसीज कहलाती है वर्गीकरण की इकाई। 2 अलग अलग समुदायों के बीच दीवार या मध्य स्थल को हम क्या बोलते हैं? इकोटोन कहते हैं। संसार का सबसे प्रसिद्ध पेप्टिसाइड DDT है, और दोस्तों सबसे ज़्यादा उपयोग में लाया जाने वाला पेप्टिसाइड नीम का पत्ता है। जब भी अनाज को घर में स्टोर करके रखा जाता है दोस्तों, तो देखिएगा कि नीम का पत्ता सुखाकर उसमें डाल दिया जाता है। तो सबसे पहला पेप्टिसाइड कौन था? तो नीम की पत्ती, और ज़्यादातर अभी यूज भी होता है। लेकिन सबसे प्रसिद्ध पेप्टिसाइड पूछे तो वो हो जाएगा DDT, एक प्रकार का ये कीटनाशक है, कीटनाशक है। लाइकेन और मॉस वायु प्रदूषण का उदाहरण है।
तो ये दोस्तों क्वेश्चन आपको यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। या ईवीएस का जो भी क्वेश्चन था वो हमने आपको कंप्लीट करवा दिया। अब आपको पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन देखने को मिलेगा, पॉलिटिकल साइंस का, क्योंकि दोस्तों ज्योग्राफी 6, 7, 8 का, इसके बाद हिस्ट्री जिसमें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और इतिहास के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो हमने आपको करवा रखा है। और पॉलिटिक्स अभी हुआ नहीं है, पॉलिटिकल साइंस, तो वो वीडियो आपको देखने को मिलने वाले हैं। और साथ ही प्रैक्टिस सेट, यानी कि ये दोनों वीडियो आपको मिलेंगे। और इसका जो PDF है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसी के साथ दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।